नमस्कार, मैं प्रीति अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, बीएससी फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, हम फिज़िकल केमिस्ट्री में गैसियस स्टेट पढ़ रहे थे। हम इसमें गैस के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमने गैस लॉ पढ़े थे और उन गैस लॉ से किस तरह से जनरल आइडियल गैस इक्वेशन प्राप्त होती है ये हमने पढ़ा था। गैस लॉ में हमने बॉयल्स लॉ के बारे में पढ़ा, जो बताता है कि यदि कांस्टेंट टेम्परेचर रखा जाए तो गैस का प्रेशर उसके वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। इसी तरह सेकंड लॉ हमने पढ़ा था, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स ने बताया था कि यदि प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए तो गैस का वॉल्यूम उसके टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। अर्थात ताप में वृद्धि होने पर आयतन में भी वृद्धि होती है। थर्ड लॉ हमने देखा था, प्रेशर टेम्परेचर लॉ, जो कहता है कि यदि वॉल्यूम कांस्टेंट रखा जाए तो गैस का प्रेशर उसके टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। नेक्स्ट लॉ था हमारा आवोगाद्रो लॉ। आवोगाद्रो नियम कहता है कि यदि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए तो गैस का वॉल्यूम उसमें उपस्थित मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। इन सभी गैस लॉ से, अर्थात यदि हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एमाटॉन लॉ और आवोगाद्रो लॉ को एक साथ रखें तो हमें एक इक्वेशन प्राप्त होती है जिसे कहते हैं जनरल आइडियल गैस इक्वेशन, जो हमें प्राप्त हुई थी PV = nRT। यहाँ P प्रेशर को बता रहा है, V वॉल्यूम को बताता है, N मोलों की संख्या को बताता है, R गैस कांस्टेंट है तथा T है टेम्परेचर। गैस कांस्टेंट की वैल्यू MKS यूनिट में होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब हम आज पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। गैसों का अणुगति सिद्धांत सर्वप्रथम डी बर्नौली ने 1783 में प्रस्तावित किया था और इसे डेवलप करने का क्रेडिट जाता है क्लॉसियस, वंडरवाल, बोल्ट्जमान, मैक्सवेल आदि समस्त वैज्ञानिकों को। गैसों का अणुगति सिद्धांत आइडियल गैस की प्रॉपर्टी को स्पष्ट करने में काफ़ी हद तक सफल रहा है। अब इसके मेन पोस्टुलेट्स क्या क्या हैं ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहला कि हर गैस बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है और इन मिनी पार्टिकल्स को कहा जाता है मॉलिक्यूल, अणु। एक गैस के सभी अणु आइडेंटिकल होते हैं, समरूप होते हैं, लेकिन अन्य गैस के मॉलिक्यूल से भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। सेकंड है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि गैस के मॉलिक्यूल्स का वास्तविक आयतन गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है। वास्तविक आयतन और किस तरह से गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य होता है। गैस के संपूर्ण आयतन से मतलब निकाला जाता है कि वह आयतन जिसमें गैसीय मॉलिक्यूल फ्रीली मूवमेंट कर सकें, घूम सकें। इसमें नेक्स्ट पोस्टुलेट है कि गैस के मॉलिक्यूल्स को सॉलिड, स्फेरिकल तथा इलास्टिक पार्टिकल माना गया है। एक शब्द आया है इलास्टिक, हिंदी में बोलते हैं प्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ कण वे कण होते हैं जिनमें आपस में टक्कर होने पर गतिज ऊर्जा का क्षय नहीं होता। अर्थात कणों की पारस्परिक टक्कर में गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, कंजर्व रहती है। इसके अलावा नेक्स्ट पोस्टुलेट है कि गैसीय मॉलिक्यूल्स के बीच में
कोई अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स नहीं लगता है। इसके अलावा गैस के मॉलिक्यूल निरंतर सीधी डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। आपस में या पात्र की दीवार से टकराने पर इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। क्योंकि आप जानते हो कि वेलोसिटी एक वेक्टर राशि है, सदिश राशि है, तो हम कह सकते हैं कि गैसीय मॉलिक्यूल के वेग समान नहीं होते। नेक्स्ट है कि गैस का जो प्रेशर लगता है वो मॉलिक्यूल्स का पात्र की दीवार पर किए गए प्रहारों की वजह से उत्पन्न होता है। क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स की गति पर ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है। और इसका लास्ट पोस्टुलेट है कि गैसीय मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैस के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है। अर्थात ताप बढ़ाने पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो ये बात हुई काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की। उसके बाद नेक्स्ट आता है डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। क्या है ये? हमने एक L सेंटीमीटर किनारे का एक क्यूबिक पात्र लिया है जिसमें गैस के N मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं और प्रत्येक मॉलिक्यूल का मास है m। गैसीय मॉलिक्यूल के रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू होती है c। अब हम यहाँ एक पार्टिकल पर ध्यान कंसंट्रेट करेंगे। सपोज एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के वेलोसिटी को हम 3 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स डायरेक्शन के अलोंग बांट देते हैं, x, y और z। वेलोसिटी c तथा उसके कंपोनेंट वेलोसिटी में रिलेशन होता है c स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अर्थात टोटल वेलोसिटी उस मॉलिक्यूल की तीनों डायरेक्शन में मिला के हम मानते हैं c स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। माना कि पात्र की दीवार से टकराने से पूर्व मॉलिक्यूल का मोमेंटम संवेग है mx। अभी हम पार्टिकल के एक डायरेक्शन को लेके चल रहे हैं x डायरेक्शन को, तो उस दिशा में मॉलिक्यूल का संवेग होगा mx। क्योंकि हम अभी पढ़ के आए हैं कि टक्कर इलास्टिक होती है, तो दीवार से टकराने के पश्चात भी मॉलिक्यूल की का मोमेंटम रहेगा माइनस mx। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम हमें प्राप्त होगा mx माइनस mx इज इक्वल टू 2mx। पात्र की दीवारों के बीच में दूरी है L सेंटीमीटर। अर्थात मॉलिक्यूल एक दीवार से दूसरी दीवार पर टकराने के लिए L सेंटीमीटर दूरी तय करता है। तो 1 सेकंड में होने वाली टक्करों की संख्या हमें प्राप्त होगी x/L। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि एक टक्कर में होने वाला संवेग परिवर्तन है 2mx, तो प्रति सेकंड मोमेंटम में होने वाला चेंज होगा 2mx इंटू x/L इज इक्वल टू 2mx स्क्वायर अपॉन L। इसी प्रकार पार्टिकल के अब हम y और z कंपोनेंट की बात करें तो उनमें पर सेकेंड मोमेंटम में होने वाला चेंज होगा 2my स्क्वायर अपॉन L तथा 2mz स्क्वायर अपॉन L। तो एक मॉलिक्यूल के लिए पर सेकेंड मोमेंटम में होने वाला टोटल चेंज बराबर होगा 2mx स्क्वायर अपॉन L प्लस 2my स्क्वायर अपॉन L प्लस 2mz स्क्वायर अपॉन L। यदि मैं यहाँ कॉमन राशियों को बाहर लिखूँ तो मैं लिख सकती हूँ 2m/L ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और आप पढ़ के आए हो टोटल वेलोसिटी c तथा घटक वेगों में संबंध
होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो मैं यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह लिख सकती हूँ सी स्क्वायर। तो एक मॉलिक्यूल के लिए पर सेकेंड मोमेंटम में होने वाला चेंज बराबर होगा 2mc² अपॉन एल। और यदि n मॉलिक्यूल्स की बात करूँ तो टोटल चेंज इन मोमेंटम इक्वल होगा 2mnc² अपॉन एल के। न्यूटन के सेकंड लॉ कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर फोर्स के बराबर होती है। अर्थात मैं लिख सकती हूँ और हम F इज इक्वल टू 2mnc² अपॉन एल, क्योंकि प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन बराबर है बल के, और जो इक्वल होगा 2mnc² अपॉन एल। और आप जानते हो प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स आपके पास है, क्यूब का एरिया होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ प्रेशर इज इक्वल टू 2mnc² अपॉन एल अपॉन में CL²। तो प्रेशर फाइनली मुझे मिलेगा 2mnc² अपॉन में 6L³ बराबर mnc² अपॉन 3V। तो फाइनली मैं कह सकती हूँ PV इज इक्वल टू 1/3 mnc², जो मॉलिक्यूलर इक्वेशन को बताती है। PV इज इक्वल टू 1/3 mnc²। और आप जानते हैं कि m है एक अणु का मास, द्रव्यमान। यदि n अणु का हम द्रव्यमान निकालें तो हमें टोटल गैस का मास प्राप्त होगा, जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल M से। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ PV इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू 1/3 कैपिटल M c²। और आप जानते हो मास अपॉन में वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है डेंसिटी। तो हम कह सकते हैं P इज इक्वल टू 1/3 d²। हमने लास्ट पोस्टुलेट देखा था काइनेटिक गैस इक्वेशन में, काइनेटिक गैस थ्योरी में, कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। तो उसको हम यहाँ देखेंगे। अभी हमने कहा PV इज इक्वल टू होता है 1/3 mnc²। तो मैं यहाँ अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ तो मैं लिख सकती हूँ 2/3 इंटू 1/2 mnc²। और आप जानते हो 1/2 mnc² इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो मैं लिख सकती हूँ PV इज इक्वल टू 2/3 इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, अर्थात हाफ mnc² प्रोपोर्शनल टू T। तो मैं लिख सकती हूँ हाफ mnc² इज इक्वल टू KT। यहाँ K बोल्ट्जमान कांस्टेंट को बताता है। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को यदि कंपेयर करूँ तो मुझे प्राप्त होगा फाइनली PV इज इक्वल टू 2/3 KT। यह बॉयल नियम का मैथमेटिकल रूप बताता है। अर्थात कांस्टेंट टेम्परेचर पर निश्चित मात्रा की गैस का प्रेशर उसके वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होता है। और अभी हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT। तो ये बताती है मैक्सवेल के जनरलाइजेशन को, अर्थात आइडियल गैस के 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी उसके परम ताप के प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।